जीएस हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। 16 दिसंबर 2023 को EMRS एकलव्य वाली जो एग्जाम है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए पीजीटी का जो पेपर है उसमें हिंदी के प्रश्न कम नहीं सोल्व करवाए हैं, तो मैं ये सारे प्रश्न आपको सोल्व करवाऊंगा। इसके 2-3 मायने हैं। पहला मायना तो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम होने जा रही है उसमें उससे संबंधित इसमें बहुत सारी बातें हैं, कुछ सिलेबस भी मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे 17 तारीख को जो एग्जाम है, यही एग्जाम दूसरी शिफ्ट में, तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। और कहने का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सभी के लिए उपयोगी है। और विशेष रूप से साहित्य के प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्लेषणात्मक है, पेपर बहुत अच्छा है और इसको आप ध्यान से पढ़ें। पूरा विश्लेषण के साथ बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो इसमें आप ये देखिए, पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित उपन्यासों और उपन्यासकारों के युग्मों में असंगत है। अभी जैसे आपको दिख नहीं रहा होगा तो अपन थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये देखो यहां प्रश्न संख्या ये 51 है। इसमें निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों के युग्मों में असंगत है, तो ये कम दिख रहा होगा। श्यामा स्वपन ठाकुर जगमोहन सिंह है। आदर्श दंपति राधा कृष्णदास, ये गलत है, ये लज्जाराम मेहता का है, इसलिए इसमें 2 नंबर उत्तर होगा। आदर्श दंपति, आदर्श दंपति, ये इसमें गलत है। हमें गलत युग्म है वो छांटना था। तो आदर्श दंपति है वो किसका है? लज्जाराम मेहता का है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में ये 52 पर है। ये देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं है? तो फिर निराश क्यों, ये नहीं है, 2 नंबर। फिर निराश क्यों है, ये गुलाब राय का है, ये गुलाब राय का निबंध है, तो यहां ये भी 2 नंबर उत्तर होगा। फिर ये देखो 52 के बाद में ये देखिए 53, हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो ये मिश्र बंधु है, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न, इसमें ये मिश्र बंधु उत्तर करेंगे आप। निम्नलिखित कृति और कृतिकार के युग्मों में असंगत है। यथार्थवाद शिव कुमार मिश्र, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मुक्तिबोध, बहुत ही शानदार प्रश्न दिए है। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान, छायावाद नामवर सिंह है, इसमें 2 नंबर उत्तर होगा। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन ये मुक्तिबोध की रचना नहीं है, क्योंकि ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। और वो जो मुक्तिबोध वाली रचना है वो है कामायनी एक पुनर्विचार, वो मुक्तिबोध की रचना है। बहुत ही शानदार पेपर है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न इस पेपर में हैं, तो आप पूरा पेपर देखें और उसका विश्लेषण करें। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। हिंदी कालिदास की आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कालिदास की निरंकुशता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। असंगत युग्म छांटा है। आनंद कादंबिनी, बद्रीनारायण चौधरी, संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास। तो ये 55 का प्रश्न है, इसमें आप 1 नंबर उत्तर कर सकते हैं और 2 नंबर भी कर सकते हैं, 1 और 2। ऐसे भी 2-3 प्रश्न है जहां हमें दिक्कत आ रही है, तो वो आप देख लें। ये देखिए आप, इसमें ये भी असंगत है। और दूसरा देखो आप, संयोगिता स्वयंवर, ये भी ठीक नहीं है। इसमें 2 ही ठीक है, क्योंकि संयोगिता स्वयंवर है वो इनकी रचना नहीं है। तो इसमें ये दोनों आप ध्यान रखोगे, इसमें 2 उत्तर हो सकते हैं। हिंदी कालिदास की आलोचना जो है वो उत्तर मान सकते हैं 1 नंबर असंगत युग्म में, 55 नंबर वाला। 55 में जो है कामायनी एक पुनर्विचार, ये हमने इसमें लिया, और 55 में 1 नंबर उत्तर मानेंगे, सही है। इसको आप चाहे छोड़ सकते हैं, ये देखो 1 नंबर ही मानेंगे। हिंदी कालिदास की आलोचना, दोबारा देख लो आप, ये संयोगिता स्वयंवर है वो लाला श्रीनिवास दास की है, तो इसमें ये 1 नंबर उत्तर होगा 55 वाले में। फिर इसके बाद में देखो
अपन 55 के बाद में आते हैं 56 प्रश्न। 56 थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये देखो विश्लेषण करेंगे तो टाइम लगेगा। ये देखो, पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्यतः विरोध किया था। तो तीनों का विरोध किया इसने, ब्रेडले, क्रोचे और डल्टन, तीनों का विरोध किया। यह अच्छा प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और काव्य सिद्धांत में इसका ध्यान रखेंगे। रचना और रचनाकारों में सुमेलित नहीं है। साहित्य और संस्कृति, रामविलास शर्मा, पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई, श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी वर्मा। तो इसमें 4 नंबर उत्तर होगा, ये 4 नंबर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर वो अज्ञेय नहीं बल्कि विष्णु प्रभाकर का है। अर्धनारीश्वर किसका है? विष्णु प्रभाकर। फिर हिंदी काव्य शास्त्र का विकास, ये रविंद्रनाथ श्रीवास्तव है। इसके बाद में देखो, निम्नलिखित में प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये नहीं है। नामवर सिंह है, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। 59 में देखिए आप, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इसमें उत्तर होगा 1 नंबर उत्तर, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये 1 नंबर उत्तर होगा। ठीक है। इसके बाद में देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य आरंभ किया था 1903 से। इन्होंने 1903 ईस्वी से 1920 तक के इसका संपादन किया था। तो ये देखो 60 का प्रश्न। फिर 61, चिर दग्ध दुखी ये वसुधा, आलोक मांगती तब भी, तुम तुहिन बरस दो कनकन, ये पगली सोए तब भी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, इसमें 3 नंबर होगा। 61 में ये पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद की हैं। और फिर अगला प्रश्न देखो, ये 62 यहां है। 61, फिर 62, तो 62 यहां देखिए आप, ये रहा। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। पंक्तियों की रचनाकार है, देखने से लग रहा है महादेवी वर्मा की है। कहानी, नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह है। कहानी, नई कहानी, ये 63 में देखिए आप, नामवर सिंह है। और फिर देखिए, निम्नलिखित में पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, तो ये प्रश्न डिलीट होगा। इसमें चारों ही देखो, एडवोकेसी, वाचडॉग, खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, चारों ही इसके भेद होते हैं। तो इसमें ये चारों विकल्प सही हैं। 65वां प्रश्न देखो, 65वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? ये सीधा सा पक्षधरता, यानी पक्षपात पूर्णता इसमें नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? ये 66 में भी 2 उत्तर हो सकते हैं। और कर्मनाशा की हार और समर्पण, कर्मनाशा की हार और समर्पण, क्योंकि समर्पण है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना भी है और माखनलाल चतुर्वेदी की रचना भी है। और कर्मनाशा की हार है वो शिव प्रसाद सिंह की है। ये किसी है? कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की रचना है। इसलिए इसमें 2 उत्तर वाले 3-4 प्रश्न आ जाएंगे। ऐसा आजकल परीक्षाओं में हो ही रहा है। और ये इसमें दाज्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दाज्यू कोशिका घटवार, ये शेखर जोशी की रचना है। किसको नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना? तो ये सीधा प्रश्न आ गया, परिंदे को माना, जो निर्मल वर्मा की कहानी है। ये 67 हुए। उसके बाद में 68 देखो, ये देखिए, ये 68 है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। 68 फणीश्वर नाथ रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, ये 3 नंबर होगा। क्योंकि इसमें देखो, मैला आंचल, तो मैला आंचल है वो 1954 में है। उसके बाद में दूरसी है परती कथा, ये 1965-66 में है। 66 में फाइनल इसका हुआ, लेकिन 65 में ही प्रकाशित हो गया वैसे। और उसके बाद में पलटू बाबू रोड है, वह 79 में है। पलटू बाबू रोड, ये 79 में, इसलिए 3 नंबर उत्तर होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। फिर ये
69 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का कार्य नहीं होना चाहिए? तो ये देखो, सार्वजनिक हित से अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना, जैसा कि अब ट्रेंड चल रहा है, तो वो सही नहीं है। यानी इसमें पहला उत्तर होगा, सार्वजनिक हित से अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर बल देना, ये इसका उत्तर होगा। और फिर ये प्रश्न संख्या 70, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से, बहुत ही अच्छा प्रश्न, में से कौन सा सही नहीं है? और ये जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, ये इस बात का ध्यान भी रखें, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी ध्यान रखें कि रचना है उसका 2-3 प्रश्न है, वो उनमें से परिचय में से पूछ लेते हैं, उसकी सामान्य जानकारी जो आपको ऑथेंटिक बुक से ही लेनी चाहिए। और इसमें आप देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पुनर्नवा में मध्यकालीन परिवेश में आधुनिक नारी के ही शोषित रूप का चित्रण किया गया है, ये सही है। अनामदास का पोथा में रैक व मुनि अपने जीवन की सार्थकता जनता की सेवा में देखते हैं, यह भी सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा में इतिहास की दृष्टि से छिद्रान्वेषण की गुंजाइश नहीं है, यह भी सही है। तो उत्तर कौन सा होगा? 4 नंबर होगा। चारुचंद्र लेख में लेखक ने 13वीं और 14वीं सदी का सांस्कृतिक इतिहास चित्रित करने की चेष्टा की है, तो ये 12वीं और 13वीं सदी है, यह है 12वीं और 13वीं सदी। तो यहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो चौथा होगा। सच है कला निसर्ग मुक्त है नियति रचित नियमों से, ये 71 वाला प्रश्न है, इसको हमें कंफ्यूजन में रखना पड़ेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो ये दिनकर के कुरुक्षेत्र में बताया है, ठीक है, लेकिन कुरुक्षेत्र में देखने से ये कहीं मिल नहीं रहा है। तो इसमें देखो, सच कला निसर्ग मुक्त है नियति रचित नियमों से, न तो नीति सेविका न तो चाटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान नहीं सौरभ जिसके फूलों का, कलालोक पर घिरे व्योमंडल में मंडराता है। तो ये कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, तो इसको और आंसर किया है कि उसमें ही आपको देखना है। और गद्यांश वाले प्रश्न हैं वो एक बार अपन छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सरल से प्रश्न है, आप देख लोगे। और फिर ये देखो आप, क्योंकि हमने यहां ये प्रश्न संख्या, ये देखिए आप, हमने 77, ये अगला प्रश्न देखो, 70 के बाद में कुछ प्रश्न है वो 1-2 छोड़ दिए, तो उनको दोबारा देखते हैं। इसमें देखो, ये रहा मनोरंजन करना, ये हो ही गया। और इसके बाद में देखो, ये प्रश्न संख्या 64 फिर 71, ये देखिए आप, अंतःसत्ता, और फिर एक सौंदर्य मन की वस्तु है, ये छोड़ दो आप, ये भी हमें छोड़ना है। और फिर ये देखिए आप, प्रश्नों में थोड़ा सा पेपर में इधर उधर हो गया है, और हमें प्रश्न चाहिए 71 का, 71 का प्रश्न चाहिए, तो 71 का निकाल देते हैं। ये देखो, ये प्रश्न संख्या 83 है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ये 74 है, ये देखो 73 है, ये 72 है, इससे पहले वाला प्रश्न है वो 71 है। 71 का प्रश्न हमें दिनकर वाला हमने ले लिया था। फिर ये देखो, निम्नलिखित में कृष्णा सोबती की रचना नहीं है, तो ये जिंदगी और गुलाब के फूल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है, जिंदगी और गुलाब के फूल, ये उषा प्रियंवदा की रचना है, उषा प्रियंवदा का है। 72 के बाद में देखो 73, निम्नलिखित में से रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक, अच्छा प्रश्न पूछा नगेंद्र। देखो, मैं हमेशा बताता हूं कि आपको ये 3 रचनाएं तो जरूर याद रखनी है, रस मीमांसा, रस सिद्धांत, रसज्ञ रंजन, इन तीनों में से एक किसी भी पेपर में पूछते हैं। तो ये रस सिद्धांत पूछ लिया नगेंद्र का, और रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, और रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे मतलब आपको थोड़ा छोड़ सोच करके ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। फिर ये देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया, ये मान लो आप।
राजभाषा घोषित किया गया तो ये 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 बिल्कुल इजी प्रश्न है। चौथा विकल्प, निम्नलिखित में तार सप्तक का कवि नहीं है, तो ये केदारनाथ सिंह है, ये तार सप्तक के कवि नहीं है। बाकी तीनों है वो तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक को ही प्रथम तार सप्तक कहते हैं, ये प्रथम तार सप्तक के कवि हैं तीनों। और इसलिए थोड़ा इसमें कि तार सप्तक तो प्रथम तार सप्तक को ही तार सप्तक कहा जाता है। राजभाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, तो ये राजभाषा संकल्प 1965 ये सही नहीं है, ये 1968 है। बाकी तीनों आपको याद रखने हैं, सेकंड ग्रेड वालों को भी ध्यान में रखने हैं और फर्स्ट ग्रेड वालों को भी ध्यान में रखने हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को भी ध्यान में रखने हैं। राजभाषा नियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1963, राष्ट्रपति के आदेश हुए 1960। तो ये राजभाषा संकल्प है, ये 1968 है, तो ये आपको ध्यान में रखना था। तो ये 77 का प्रश्न हो गया। और 77 के प्रश्न के बाद में ये जो है पैराग्राफ है, ये आप खुद देख लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं। ये तो है नहीं वो पैराग्राफ है वो रिपीट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखो 83 का हो गया और प्रगतिवाद ये इसमें संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला आ गया, और क्योंकि हमें प्रश्न हिंदी के देखने हैं। और फिर देखिए आप अगला पार्ट, तो अगला पार्ट है वो यहां से शुरू मान लो आप, ये देखो आप, इसके बाद में ये 92, 93, ये देखो आप 93 से फिर शुरू करते हैं अपन। तो 93 में तो सीधा है, गोरख जगायो जो भक्ति बगायो लोग, किसने कहा है, तो तुलसीदास ने कहा है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य, द्वैतवाद के। तो द्वैतवाद मध्वाचार्य, ये इजी प्रश्न है। 94 के बाद में देखो 95, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा। सर्वप्रथम शब्द आ गए तो रामकुमार वर्मा नहीं होगा, बल्कि जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने अपनी पुस्तक में पहला ही अध्याय ये माना, और कौन सा, चारण काल, 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक के काल को कहा। खुसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं कही गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा देखना पड़ता है ऐसे में। तो ये देखो, इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, ये तो हर कोई भी कहेगा। ये फारसी के बहुत बड़े ग्रंथकार हैं, ये थे, ये भी सही है। वे जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे, ये भी सही है। खुसरो में उक्ति व चित्र्य नहीं मिलता, उक्ति व चित्र्य नहीं है, ये 2 नंबर उत्तर होगा, 2 नंबर कर लें इसमें। फिर देखो 97, विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, विद्यापति शैव थे, विद्यापति ने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है, विद्यापति को बंग बसवाले पसंद नहीं करते, नहीं पसंद करते थे, ये 4 नंबर उत्तर होगा। इसका उत्तर है वो 4 नंबर। ये प्रश्न संख्या 97। अब हमें चाहिए 98। तो ये देखो आप है 98, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता नामदेव हैं। ये पंक्तियां हैं वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पंक्तियों पर आप कितना ही ध्यान दे लो, चाहे वो रटी हुई नहीं आती, बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके पक्ष में नहीं हूं कि हमें बहुत सारी पंक्तियां वो कितनी भी रट लो चाहिए, तो जो प्रसिद्ध है वो थोड़ी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। किसके अनुसार पृथ्वीराज 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है, तो इसमें निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नाभादास नहीं है, नाभादास है वो राम भक्ति शाखा के सगुण कवि है। ये 100वां प्रश्न हुआ। फिर देखो 101, ये रहा 101, निम्नलिखित में अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। मैं हर बार कहता हूं कि अष्टछाप के कवियों या अष्टछाप से संबंधित प्रश्न है वो परीक्षा में जरूर आता है, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। हिंदी की परीक्षा होती है और साहित्य अगर उसमें है
तो ये निश्चित रूप से प्रश्न पूछते हैं। तो ये देखें, निम्नलिखित में अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है, तो स्वामी हरिदास सम्मिलित नहीं है, गोविंद स्वामी है, परमानंद दास हैं और कुंभन दास हैं। इनमें से परमानंद दास और कुंभन दास ये दोनों जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और गोविंद स्वामी हैं वो विठलनाथ के शिष्य हैं। निम्नलिखित में से केशवदास की रचना नहीं है, इसमें भी थोड़ी दिक्कत है, ये दो रचनाएं नहीं है। हनुमान नाटक, ये यहां हनुमान ऐसे दे दिया, मां नहीं होगा मैं ही होगा, हनुमान नाटक जो संस्कृत, ये इसमें हनुमान नाटक जो है ना वो हृदय राम का है, ठीक है। तो ये तो उत्तर है ही 2 नंबर तो, लेकिन इसमें तीसरे नंबर वाला भी है, रस सागर नाम से भी केशवदास ने कोई रचना नहीं की। तो ये 102 का प्रश्न है, क्योंकि रस सागर है वो श्रीपति की रचना है। रस सागर किसकी है? श्रीपति की। तो इसमें 2 उत्तर, रस सागर तो है ही है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि ऐसी रचना लिख लियो, तो ये क्लियर है, पहला उत्तर है वो 3 नंबर मान रहे हैं। और ये वैसे प्रश्न है वो डिलीट हो सकता है, 2 और 3 हो सकते हैं, तो इसमें 3 नंबर। फिर 103 में देखो आप, निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो पहला ही नहीं है, रसराज। रसराज है वो मतीराम। 103 का प्रश्न, रसराज है वो यहां मतीराम का होगा, भूषण का नहीं है, बाकी सही है। और फिर 104 का प्रश्न, 104, ये देखो, निम्नलिखित में सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है, तो कृपाराम नहीं है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। कुंभन दास हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं, तो कृपाराम है वो, उन्होंने जो लिखा है ने वो भी राम भक्ति काव्य के रूप में लिखा है। फिर देखो, निम्नलिखित में से रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं, स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि रास पंचाध्यायी, मैंने बताया था कि रास पंचाध्यायी ही पूछते हैं, तो नंददास। रास पंचाध्यायी किसकी? नंददास की। कौन सी रचना देव की नहीं है? तो श्रृंगार निर्णय नहीं है, निर्णय भिखारीदास। आपको सबको बताया हुआ है कि नौकरी नहीं लगी तो भीख मांगने का निर्णय, ऐसे जोड़ते हैं, करना नहीं है। तो ये देखिए आप, श्रृंगार निर्णय, निर्णय आ गया, तो इसमें श्रृंगार निर्णय है वो किसका है? भिखारीदास की रचना है, श्रृंगार निर्णय। 106 तक पहुंचे हैं हम। ये 107, ये व्याकरण का प्रश्न है। आंख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ है लज्जित होना। निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, तो इसमें परिमल नहीं है, सीधा प्रश्न था परिमल। परिमल 108 का प्रश्न, तो परिमल है वो किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल, बाकी बच्चन की है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है सीधा सादा होता है, ये दो लिख के बता देता हूं मैं। ये देखिए आप, यहां ये क्या होगा? सादा। बाकी वाले धंधा, कनिष्ठ, झूठ, ये सही है। 109 तक पहुंच गए। फिर ये देखो 110 का प्रश्न, ये 110 का है। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है कष्ट पर कष्ट आना। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति है ये, और ये कष्ट पर कष्ट आना। 4 नंबर। सूरती वैसे मूर्ति है, श्रृंगार की उजारी छवि आठी भांति, तो ये जो पंक्ति है वो घनानंद की है। 4 नंबर घनानंद की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 111 है। इसके बाद में 112 का प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा पूछा, पर्यायवाची ठीक पूछा। मीन केतु होता है, अनंग होता है, मनसीज होता है, सरसीज नहीं होता। सरसीज है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। सरसीज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। कारखाने से, अच्छा प्रश्न पूछा, कारखानों से अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है। वाक्य में रेखांकित शब्द है प्रविशेषण, क्योंकि विषैला है वो क्या है? विशेषण है, एला प्रत्यय है, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? प्रविशेषण होता है। तो 113 में क्या होगा? प्रविशेषण होगा। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। सिंधु जोड़ उर्मी दीर्घ संधि है, कल्प जोड़ अंत दीर्घ संधि है, रेखा जोड़ अंश से दीर्घ संधि है, सदानंद नहीं है, ये सत जोड़ आनंद होगा। ये देखो
ये कुछ है ना, ये हमेशा मैं बताता हूं कि सदा जोड़ आनंद नहीं, बल्कि ये क्या है, सत जोड़े आनंद। तो ये व्यंजन संधि है, ये स्वर संधि नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है वचन के संबंध में। घोड़ा का घोड़े होता है, रस्सी का रस्य नहीं होता। ये तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाली बात होगी, तो ये होगा रस्सियां, रस्सी का रस्सियां या रस्सियों। बच्चा बच्चे ये पेपर में नहीं है, ऐसा ही अनुस्वार लगाया हुआ है, ये बच्चे ही है तो ये सही है। बच्चा का बच्चे, लोटा का लोटे। एक लोटा तो लोटना रिटर्न, उसमें दो मात्राएं होते हैं, लौटना वो लऊ होता है, और ये लोटा, तो लोटा का लोटे सही है। तो इसमें रस्सियां होगा और दूसरा उत्तर है। फिर अगला देखो, लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। चिंटा चिंटी तो सही है, महाराजा महाराजन नहीं है। मैं राजा और राजन बताता हूं कि राजा के साथ में राजन दे देंगे, और यहां महाराजा के साथ में महाराजन दे दिया, तो ये 2 नंबर उत्तर होगा। इसका उत्तर है वो 2 नंबर। फिर 123 का प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण नहीं है। ये थोड़े से यहां चुके हैं। असहयोग के मेरे साथी है, जिनका मैं कृतज्ञ हूं, इनका है, बचपन की स्मृतियां हैं, 20वीं सदी का बाण भट्ट अज्ञेय को कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, तो इसलिए उनकी वो कोई रचना के रूप में हो सकता है। बाकी यहां उत्तर है वो 2 हो गए, असहयोग के मेरे यात्री और 20वीं सदी का बाण भट्ट। ये शायद मिस प्रिंट हुआ है, तो ये उत्तर मान लेंगे, ठीक है। बाकी ये प्रश्न है वो डिलीट होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, 123 का है तो 124 का चाहिए हमें। ये देखो, निम्नलिखित में असंगत युग्म है, रचना के बदले। 124 का प्रश्न, यानी प्रश्न है वो अच्छे पूछे हैं, और प्रश्न को इस प्रकार से ऐसे वैसे नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। और वो देखियो आप, ये इसमें देखो आपको आना भी चाहिए, रचना के बदले है, ये निर्मल वर्मा का है। ये रचना किसकी है? निर्मल वर्मा की, तो पहला ही उत्तर होगा। 24 में रचना के बदले, ये निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा। पिंजरे की मैना आत्मकथा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पिंजरे की मैना आत्मकथा की लेखिका है चंद्र किरण सोनरेक्षा, ये ठीक है, चंद्र किरण सोनरेक्षा। फिर प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, इनका भी देख लेना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखो, जमाने में हम आत्मकथा की लेखिका हैं, तो निर्मला जैन, निर्मला जैन। 126 का प्रश्न है, उसमें पहला ही होगा, 126 तक हो गए। फिर हमें चाहिए प्रश्न 127। ये 127, धिक आए तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां निराला की किस कविता से हैं? तो ये तुलसीदास से है। राम की शक्ति पूजा से नहीं है, बल्कि किससे है? तुलसीदास से। तो प्रश्न संख्या 127 में 4 नंबर होगा। निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये 2 नंबर नहीं है। पहला है ये मुंशी सदासुखलाल नियाज, जो उर्दू में ज्यादा लिखते थे, मुंतख बुत्तवारिक, तो ये जो है वो रचना है इनकी। पद्म पुराण इनकी रचना नहीं है, पर पद्म पुराण है वो जैसे हम देते हैं कि जैनी कवि द्वारा लिखा हुआ है, जैनी कवि जो है उनके द्वारा लिखा हुआ है। और ये जो पद्म पुराण है वो हरिशेन आचार्य दौलत राय, इनका लिखा हुआ है। तो यहां ये प्रश्न वैसे कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। और फिर देखो 129 है, वो बिल्कुल सीधा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के रचनाकार है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। निम्नलिखित में महादेव वर्मा का संस्मरण या रेखा चित्र नहीं है। देखो दोनों एक साथ दिए हैं, दोनों में कह नहीं सकते कि कौन सा संस्मरण है कौन सा रेखा चित्र है। तो ये 3 तो इनके हैं, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। वन तुलसी की गंध नहीं है। ये देखो प्रश्न संख्या 130,
तो वन तुलसी की गंध है वो फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु इसके रचनाकार हैं। ये 130 प्रश्न हो गए, 130 प्रश्न तक मतलब हिंदी के हुए। अब 130 के बाद में देखो हमें सामान्य हिंदी के प्रश्न भी देखने हैं, जनरल हिंदी वाले सबके लिए हैं। तो हम सीधे ही आएंगे प्रश्न संख्या 141 पर। प्रश्न संख्या ये 141, किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता। तो पहले आपको पैसेज पढ़ना है, वैसे पैसेज वालों से कोई तुक नहीं है बताने से, लेकिन जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। इसमें चौथा होगा कोमल भावों की, जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर कृतज्ञ होता है, 3 नंबर आएगा। 142 में 3 नंबर, क्योंकि प्रश्न तो ये भी है, नंबर इनके भी है। करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता है। तो इसमें देखो जिस पर करुणा की जाती है, बिल्कुल सीधा था, ज्यादा ज्ञान लगाओगे तो भी प्रश्न गलत हो सकता है। इसमें जैसे ज्यादा ज्ञान लगाया तब ये गलत हो गया। जिस पर करुणा की जाती है, जिस पर करुणा की जाती है। तो ये जो है ना प्रश्नों के उत्तर आप देख रहे हो और देख रहे हो, तो जितनी जानकारी मुझे मिली है मैं उतनी जानकारी ही प्रश्न पत्र में देता हूं। 1-2 प्रश्न है वो इस तरह के होते हैं कि वो कहीं नहीं मिलते और उनका उत्तर है वो जैसे जो परीक्षा एजेंसी है वो जो मानेगी उस समय हमें मानना पड़ेगा। बस इतना ही है कि आप अगर चाहें तो जीएस हिंदी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम भी जीएस हिंदी क्लासेज है। इसके अलावा ऐप का नाम है वो मेरे नाम से कर दिया अब, घनश्याम पारिक सर। तो वहां आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सामान्य हिंदी, इनके लिए कोई भी कोर्स है वो ले सकते हैं। सारे कोर्स हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं और ऑफलाइन क्लासेज हैं वो झुंझुनू में चल रही हैं। झुंझुनू में ऑफलाइन क्लासेज, आधार क्लासेज, वहां ऑफलाइन क्लासेज सभी के लिए चल रही हैं। तो जो भी तैयारी करना चाहें वो कर सकते हैं। ये बीच में प्रचार भी हो जाता है, बीच में सभी सूचना देते हैं, मैंने तो पहले दी नहीं, आप लास्ट में बता रहा हूं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। 144 हो गए हैं। अब हमें चाहिए प्रश्न संख्या 145 और ये देखिए आप 145, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। अच्छा पूछा समास का प्रश्न। कामकाज, कामकाज आदि, घास फूस आदि, लूटना और मारना, और ये ध्यान मग्न। तो मैं बताता हूं कि अधिकरण तत्पुरुष समास में मग्न अंत में आए तो ये अधिकरण तत्पुरुष होता है, ध्यान में मग्न। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, 2 नंबर उत्तर होगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। ह्रास का वृद्धि होता है, सही है। लुप्त का स्पष्ट नहीं होता, 2 नंबर होगा। हार का जीत होता है, हर्ष का विषाद होता है। लुप्त का अलुप्त भी होता है और प्रकट भी होता है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला के लिए एक शब्द है साप्ताहिक, ये बिल्कुल सही है। 15 दिन से यानी पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक होता है और 6 मास में अर्धमासिक, अर्धमासिक नहीं, अर्धमासिक कोई ऐसा है नहीं, ये दोनों एक ही है, पाक्षिक और अर्धमासिक, और 1 मास में मासिक। ये सरल प्रश्न था। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो ये वनस्पति है, इसमें व्यय कर दिया है। ये देखो इसके स्थान पर क्या होगा, वह होगा, बाकी सही है। बाह्य ऐसे लिखा जा सकता है, हम बाह्य को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो 149, अभी आपने देखा होगा कि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया है और वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी उपलब्धि उसकी रही है। 8वीं रैंक आना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तो 8वीं रैंक कृष्णा प्रजापति ने प्राप्त की, 15वीं रैंक शिमला जयपुर से, और ये कृष्णा है वो सरदार शहर से हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये चीजें आपको बता दी थी। इसके अलावा मोनिका आदि जो बहुत सारे मेरे पास आए हुए हैं, तो वो उनका कोई ज्यादा प्रचार प्रसार मैं नहीं करता, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि यानी काफी ठीक रहा है। तो अगर आप भी इसमें जुड़े तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सब्जेक्ट में काफी फायदा होगा। हिंदी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरी समझ में पेपर में किसी भी स्तर पर नहीं आएगी। तो वो आप सोच सकते हैं। इसमें आप ऐप डाउनलोड करके, घनश्याम पारिक सर ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें फ्री डेमो वीडियो कुछ है ना, वो जीएस हिंदी क्लासेस में देखते हैं फ्री डेमो वीडियो, वहां हटा दिए गए हैं।
तो ये नए ऐप में है, तो वहां आप फ्री डेमो वीडियोज हैं वो देख लें, और देखने के बाद में आप जो है वो फैसला कर लें, या फिर यूट्यूब चैनल पर भी कुछ क्लासेज हैं वो देख सकते हैं। निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द है, बहुत था आसान था, निष्फल। ये देखो निष्फल, यहां ये चौथा होगा। सज्जन है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सत जोड़ जन। उच्चारण उद जोड़ चारण। तल्लीन तत् जोड़ लीन। ये व्यंजन संधि के उदाहरण है 3, और चौथा है वो किसका, विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। नभचर होता है, पखेरु होता है, और अंडज भी होता है, निशाचर नहीं होता। निशाचर है वो निशाचर ही है, राक्षस। तो इसमें उत्तर 2 नंबर होगा। अंडज पक्षी को कह सकते हैं, अंडज है वो पक्षी को कह सकते हैं, यानी पक्षी है वो भाई अंडा देने वाला या अंडे से उत्पन्न होने वाला, तो अंडे से उत्पन्न होने वाले भी तो पक्षी होते हैं, तो अंडज ये किया जा सकता है। तो इसमें 2 नंबर उत्तर मानेंगे। तो ये था आपका पेपर EMRS का, और उसमें आप मिलान कर लेंगे, कुछ नई बातें हैं वो देख लेंगे, नोट कर लेंगे। और मैं भी आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ इस तरह की बातें और भी बताऊंगा। अगला पेपर है वो भी आप जरूर देखना, और क्योंकि हमें जो भी पेपर हो, आप किसी भी स्तर का पेपर हो, वो पेपर जरूर देखना चाहिए, उसमें कोई नई बात सीखने को जरूर मिलती है। और आप तो पता नहीं सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, लेकिन मैं जरूर सीखता हूं। इसलिए मैं कोई भी हिंदी की एग्जाम होती है तो उसका सॉल्यूशन चाहे कोई देखे या नहीं देखे, फिर भी सॉल्यूशन कराना मेरा धर्म है। और कुछ है वो क्या है कि जैसे कि भाई इसको तो कम ही लोग देखेंगे, तो अपन क्यों इतनी परेशानी मोल लेते हैं, इतना और है, तो वो नहीं है, बल्कि हमें तो हिंदी सीखनी है। क्योंकि दरअसल अगर आप देखोगे तो मैं हिंदी का अच्छा विद्यार्थी कहलाना ही ज्यादा पसंद करता हूं। तो आप भी जो है वो हिंदी के अच्छे विद्यार्थी बने, और जितना आप गायन कर सकते हैं वो गायन करें, और अहम और बहम से दूर रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था PGT का पेपर, जिसमें हिंदी के प्रश्न जो थे वो सारे मैंने आपको बताए हैं। आपने तल्लीनता से वीडियो देखा और नई बातें भी आपने सीखी होगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।